कल हम लोगों ने द्विआधारी संबंध तक पढ़ लिया था और हमने पढ़ा था कि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर द्विआधारी संबंध ए से बी में संबंध हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था और कल पढ़ा था हमने द्विआधारी संबंध या किसी एक समुच्चय पर संबंध। तो हमने कहा था जब एक ही समुच्चय हो यानी आर जो हमारा वो एक राष्ट्र ए का सबसेट हो तो वो संबंध क्या कहलाता है, द्विआधारी संबंध कहलाता है। अब द्विआधारी संबंध के हम प्रकार पढ़ेंगे। उसमें पहला है हमारा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ऐसा संबंध जो किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ हो। किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ जो संबंध हो, जो संबंध स्वयं के साथ हो, स्वयं के साथ जो संबंध हो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। संबंध कहते हैं। गणितीय रूप से हम क्या लिखते हैं, ए आर ए आर एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर ए हो फॉर एवरी ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। तो आर ए पर या ए में स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ए आर ए मतलब प्रत्येक ए का, कैपिटल ए के प्रत्येक अवयव ए का स्वयं के साथ अगर कोई संबंध आर हो तो उस आर को हम ए पर स्वतुल्य संबंध कहते हैं। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है। ये तो एक तरीका हो गया इसको लिखने का, और इस तरीके से भी कई बार लिखते हैं कि ए कामा ए एलिमेंट हो कैपिटल आर। इसका भी यही अर्थ है कि प्रत्येक ए का स्वयं के साथ संबंध ए हो फॉर एवरी ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। मतलब अगर ये लाइन कहीं लिखी हुई है तो समझो स्वतुल्य संबंध की परिभाषा लिखी हुई है। आर ए पर क्या है, स्वतुल्य है। जैसे रेखाओं के समुच्चय में समांतर का संबंध, रेखाओं के समुच्चय में समांतर का संबंध। हम जानते हैं कि प्रत्येक रेखा अपने आप के समांतर होती है। तो ये संबंध आपका क्या है, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध त्रिभुजों के समुच्चय में समरूपता का संबंध। प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के समरूप होता है, इसलिए त्रिभुजों के समुच्चय में जो समरूपता का संबंध है वो भी क्या होता है, स्वतुल्य होता है। संख्याओं के समुच्चय में बराबर का संबंध। हम जानते हैं प्रत्येक संख्याएं अपने आप के बराबर होती हैं, इसलिए संख्याओं का समुच्चय हो और बराबर संबंध हो तो वो संबंध क्या होता है, आपका स्वतुल्य संबंध होता है। ये हो गया आपका स्वतुल्य संबंध। दूसरा संबंध आपका होता है सममित संबंध। स्वतुल्य के बाद में दूसरा संबंध आपका क्या है, वो सममित संबंध। स्वतुल्य हो गया, दूसरा है आपका सममित। इसकी अंग्रेजी होती है सिमेट्रिक रिलेशन। अब की बार क्या है कि ए आर बी इंप्लाइज करे बी आर ए फॉर एवरी ए कामा बी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। तो आर ए पर सममित संबंध कहलाता है। सममित संबंध कहलाता है मतलब ऐसा संबंध जो पहले अवयव का दूसरे के साथ में हो वही संबंध दूसरे का पहले के साथ में हो, तो वो संबंध क्या कहलाता है, आपका सममित संबंध कहलाता है। इसको भी लिखने का एक तरीका और है, इस तरीके से भी लिखते हैं कि ए कामा बी एलिमेंट हो आर का और ये इंप्लाइज करे कि बी कामा ए भी एलिमेंट है आर। तो जो हमारा आर है वो ए पर क्या कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा। उदाहरण फिर यही काम कर जाएगा हमारा।
रेखाओं के समुच्चय में समांतर का संबंध। कोई एक रेखा यल है, ये अगर रेखा यम के समांतर है तो यम भी यल के समांतर हो। इसलिए जो रेखाओं के समुच्चय में समांतर का संबंध है वो स्वतुल्य भी था और सममित भी है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज और आ गई, रेखाओं के समुच्चय में लंबवत का संबंध। मान लो एक रेखा यल है, एक रेखा यम है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यल एम के लंबवत है तो यम भी यल के लंबवत है। इसलिए रेखाओं के समुच्चय में जो लंबवत का संबंध है वो भी सममित है, लेकिन ये स्वतुल्य नहीं है। समांतर वाला संबंध स्वतुल्य भी था और सममित भी था, लेकिन लंबवत वाला संबंध सममित तो है लेकिन स्वतुल्य नहीं है। इसके अलावा परिवार के समुच्चय में भाई भाई का संबंध, अगर मोहन सोहन का भाई है किसी परिवार में तो सोहन भी मोहन का भाई होगा। ये संबंध आपका सममित संबंध है। बहन बहन का संबंध, अगर रेखा शीला की बहन है तो शीला भी रेखा की बहन होगी। या जो आपके लोकल रिश्ते हैं उसमें जो साढ़ू साढ़ू का संबंध होता है वो भी क्या होता है, सममित होता है। अगर मोहन सोहन का साढ़ू है तो सोहन भी मोहन का क्या हो जाएगा, साढ़ू हो जाएगा। ठीक, एक फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के बीच में जो संबंध होता है वो भी सममित होता है। अगर ए और बी एक फैक्ट्री में काम करते हैं, कहा जाए ए बी के साथ काम करता है तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बी ए के साथ काम करता है। किसी एक क्लास में पढ़ने वाले दो बच्चों के लिए अगर एक साथ पढ़ने का संबंध है तो अगर मोहन सोहन के स्कूल में पढ़ता है तो सोहन मोहन के स्कूल में पढ़ता है, ये संबंध भी क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। एक मोहल्ले में रहने वाले दो लोगों के लिए अगर कहा जाए कि अर्पित मोहन के मोहल्ले में रहते हैं तो कहा जा सकता है कि मोहन भी अर्पित के मोहल्ले में रहते हैं। ये संबंध क्या हो गया आपको, सममित संबंध हो गया। ठीक, और एक तीसरा संबंध है आपका संक्रमक संबंध। इसके अलावा तीसरा संबंध क्या है, संक्रमक संबंध। आप लोगों ने संक्रामक बीमारियों के बारे में पढ़ा होगा। अभी जल्दी में एक बीमारी चल रही थी कोरोना, वो भी एक संक्रामक बीमारी थी, छूने से फैलती थी। तो लोगों को कहा गया था कि एक दूसरे से बराबर दूरी बना के रखिए। इसके अलावा और भी तमाम बीमारियां आपने सुनी होंगी, चेचक, हाँ हैजा भी है। उसमें होता क्या था कि बीमारी एक को हुई है, एक से दूसरे को हुई है, फिर दूसरे से तीसरे को। तो इस प्रकार की बीमारियां क्या कहलाती हैं, संक्रामक बीमारियां कहलाती हैं। तो ये संबंध भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर ए का रिश्ता कोई बी के साथ में और वही रिश्ता बी का सी के साथ में, जो रिश्ता ए का बी के साथ में है और वही रिश्ता बी के सी के साथ में, बी का सी के साथ में, तो अगर ए का वही रिश्ता सी के साथ हो जाए, फॉर एवरी ए बी सी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, परिभाषा ऐसे लिखना है। तो आर ए में क्या कहलाता है, संक्रमक संबंध कहलाता है। अगर कोई संबंध आर इस प्रकार का हो, ए का बी के साथ रिश्ता हो, बी का सी के साथ में रिश्ता हो, और ये इंप्लाइज करने लगे कि वही रिश्ता ए का सी के साथ में है, फॉर एवरी ए बी सी कैपिटल ए, सब एलिमेंट कहाँ के हों, कैपिटल ए के हों, तो जो आर है वो ए में क्या कहलाएगा, संक्रमक संबंध कहलाएगा। जैसे रेखाओं के समुच्चय में समांतर का संबंध, समुच्चय में समांतर का संबंध। मान लो एक रेखा यल है, दूसरी रेखा यम है और तीसरी रेखा यल है। आप देख पा रहे हो यल यम के समांतर है, यम यन के समांतर है, तो यल भी यन के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। इसलिए रेखाओं के समुच्चय में जो संक्रमक का संबंध है वो क्या हो जाएगा, संक्रमक जो संबंध है, समांतर का संबंध वो क्या हो जाएगा, संक्रमक हो जाएगा। अब तो ये संबंध आप देख पा रहे हो ना, समांतर वाला, ये स्वतुल्य भी था, सममित भी था और संक्रामक भी है। अच्छा बताओ, लंबवत वाला संबंध क्या संक्रामक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर एक रेखा यल है उसके समांतर कोई रेखा यम है। अब अगर यम के भी समांतर हम रेखा खींचने चले हैं तो हम कैसे खींचेंगे उसको, ऐसे खींच, यम के लंबवत खींचने चले तो कैसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। एल के लंबवत मैंने एन खींचा और यम के लंबवत मैंने एन खींच दिया।
क्या यल और यन अब लंबवत रह गए हैं? इसलिए रेखाओं के समुच्चय में जो लंबवत का संबंध है वो संक्रमक नहीं, ये सतुल्य भी नहीं था, ये संक्रमक भी नहीं है, सम्मित था। कई बार प्रूफ करने को आता है क्वेश्चन बन के कि सिद्ध करो समतल में स्थित रेखाओं के समुच्चय में जो लंबवत का संबंध होता है वो आपका ना तो सतुल्य होता है ना संक्रमक होता है, परंतु सम्मित होता है। तो आपने देख लिया कैसे होता है। कई बार यह प्रश्न आता है कि सिद्ध करो रेखाओं के समुच्चय में जो समांतर का संबंध होता है वो सतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है और संक्रमक भी होता है। तो आप देख पा रहे हो पहली बात कैसे होगी, क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, इसलिए समांतर का संबंध रेखाओं के समुच्चय में सतुल्य है। पहली बात हो गई। दूसरी बात कैसे हो गई, अगर कोई रेखा यल रेखा यम के समांतर है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यम भी यल के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगी। क्योंकि समांतर की परिभाषा क्या है कि दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद ना करें। तो अगर यल को यम प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो यम यल को कैसे प्रतिच्छेद करेगा, यम भी यल को नहीं करेगा। तो इस तरीके से समांतर का संबंध सम्मित हो गया। फिर संक्रमक का संबंध कैसे, अगर यल यम के समांतर है मतलब यल यम को नहीं काट रहा है, यम यन के समांतर है मतलब यम यन को नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब यल भी यन को नहीं काटेगा कहीं, यानी यल यन के भी समांतर हो जाएगा। इस तरीके का जो समांतर का संबंध है आपका सतुल्य भी था, सम्मित भी था और संक्रमक भी था, तीनों था। और इस सबको मिला के एक नया नाम देते हैं, चौथा संबंध हमारा है तुल्यता संबंध। क्या नाम है उसका, तुल्यता संबंध। चौथा संबंध हमारा है तुल्यता संबंध। अक्सर क्वेश्चन में यही आता है, कोई समुच्चय दे देता है और कोई संबंध दे देता है और कहता है कि सिद्ध करो कि इस समुच्चय में ये संबंध तुल्यता है। अमूमन क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड परीक्षा में या ऐसे ही आपको लगाने को, उसमें ज्यादातर सवालों में 60% क्वेश्चन यही होते हैं, एक समुच्चय दिया रहता है और एक संबंध दिया रहता है और कहता है आपसे कि सिद्ध करो कि यह संबंध इस समुच्चय में क्या है, तुल्यता है। तो उसमें आपको क्या दिखाना होता है, स्वतुल्य भी दिखाना होता है, सम्मित भी दिखाना होता है और संक्रमक भी दिखाना होता है, तीनों दिखाना होता है। जब आप तीनों दिखा देते हो तब नीचे लिखते हो उपरोक्त से स्पष्ट है कि यह संबंध R इस समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखते हैं, कोई संबंध R, कोई संबंध R किसी समुच्चय A में तुल्यता संबंध कहलाता है यदि पहला R A में सतुल्य हो, दूसरा R A में सम्मित हो, तीसरा R A में संक्रमक। अगर ये तीनों बातें सतुल्य होने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि A R A हो, हर एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल A। ये इतनी बात, इतना लिख दिया मतलब आपने बोल दिया सतुल्य संबंध। इसके लिए क्या लिखते हो आप, A R B इंप्लाइज करे B R A, हर एवरी ए बी एलिमेंट ऑफ कैपिटल A, यानी सम्मित के लिए दो एलिमेंट लेना होता है। इसके लिए आपको क्या लिखना होता है, A R B एंड B R C इंप्लाइज करे A R C, हर एवरी ए बी सी एलिमेंट ऑफ कैपिटल A। तो अगर ये तीनों बातें आप कहीं दिखा पाओ तो वो संबंध क्या हो जाता है, तुल्यता हो जाता है। अगर आपको ऐसे परिभाषा बोलनी है तो सिर्फ इतना बोल दो कि किसी समुच्चय A में कोई संबंध R यदि सतुल्य, सम्मित और संक्रमक तीनों हो तो वो तुल्यता संबंध कहलाता है। क्वेश्चन करना है अगर आपको तो भी आप ऐसे ही करोगे। इसको कर लीजिए, बाकी हम आपको अगले दिन बताते हैं।